लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिवीजन सीरीज है जो बेसिकली मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगा। फाइनली वी हैव लॉन्च विद रिवीजन सीरीज। ठीक है, समझो। अब बेसिकली आपको क्या करना है, चैप्टर ओपन करना है और इस वीडियो लेक्चर को देखना है सो दैट आपका चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। हम इस चैप्टर में हम बेसिकली इस वीडियो लेक्चर्स में ओसीएम और इकोनॉमिक का रिवीजन सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस रिवीजन सीरीज। अभी आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले ना, वो चैप्टर बहुत सी क्राउड क्या करके छोड़ देते हैं, सर छोटा ही तो चैप्टर, इसमें से क्या ही आने वाला है, इसको छोड़ देते हैं ना। नहीं, आपको ये गलती करनी नहीं है। ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप लेक्चर सिर्फ देख भी रहोगे ना, सुन भी रहोगे ना, आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा। सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है, चैप्टर का नाम क्या है, चलो वन बाय वन अपने इसको देखते हैं। ठीक है, टुडेस चैप्टर इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर सिलेबस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कौन सा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलो सर इसमें से जनरली क्वेश्चन आता है क्या, ऑब्वियसली इसमें से 2 क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन तो आपको शॉर्ट नोट के लिए मिलेगा ही मिलेगा, शॉर्ट नोट। ठीक है, 4 मार्क का या फिर 5 मार्क का एक शॉर्ट नोट, 4 या फिर 5 मार्क का, जो आपके क्वेश्चन नंबर 6 या फिर क्वेश्चन नंबर 5 का हिस्सा है। ठीक है, एक शॉर्ट नोट इस चैप्टर से कंफर्म मिलेगा। सर इस चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन सारे करने पड़ेंगे क्या, नहीं, उसमें से गिन के 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं और उनमें से ही एक कंफर्म आएगा। ठीक है क्या, चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, हम लोग देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके प्रति होता है, कैसे होता है, इसके पॉइंट्स क्या है, अच्छे से हम इस लेक्चर में समझ लेंगे। क्लियर है क्या, चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर का पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। जैसे हमने इस चैप्टर का वेटेज देख लिया, कितने मार्क का शॉर्ट नोट आता है, एक शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, तो हम उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से चैप्टर में से क्या क्या पूछ सकते हैं और क्या क्या इसके बेसिकली आंसर्स हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स होता है। सबसे पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज टुवर्ड कस्टमर्स। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कस्टमर्स होता है। दूसरा होता है टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। ठीक है, तीसरा होता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, और तीसरा अपन भी आते हैं इसमें, दैट इज सोसाइटी। ठीक है, वैसे तो आपको इस चैप्टर में बहुत से मिलेंगे, टुवर्ड्स ओनर, ठीक है, टुवर्ड्स ऐसे स्टेक होल्डर्स, ऐसे बहुत से आपको आंसर्स मिलेंगे, पर हमको इसमें से टॉप 4 आंसर्स ये है। इनको कर लोगे आपका सॉर्टेड हो जाएगा। समझ में, ये चैप्टर समझ लो हो ही गया आपका। ठीक है क्या, चलो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, इनके पहले एक और आंसर आता है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार ये जस्टिफाई में पूछा था, तो हम लोग उसको भी छोड़ के नहीं जाएंगे। सबसे पहले अपन उसको कर लेंगे और उसके बाद इन 4 आंसर्स को करके अपन इस चैप्टर को रैप अप कर लेंगे और आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इसी लेक्चर्स में, मतलब इसी चैनल पे अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लो और आपका ना अगर आप चैनल पे जाओगे ना, आपको एक कम्युनिटी वाला एरिया दिखेगा। कम्युनिटी वाले एरिया पे अगर आप क्लिक करोगे ना, वहां पे मैंने ऑब्जेक्टिव क्विज डेली डालता हूँ, तो वहां जाके आप क्या अपना ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी ले सकते हो। समझ में आया क्या, तो आपको इस चैनल में सब्सक्राइब तो कर ही लेना है भाई। उसके बाद क्योंकि अपने को पूरा बोर्ड के रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सब्सक्राइब तो कर ही लो। ठीक है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप कम्युनिटी वाला सेल आपको दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसमें आप आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। पेज नंबर 114 पे आ जाना है। पेज नंबर 114 पे आने के बाद सबसे पहले अपने इसका मीनिंग और डेफिनेशन समझ लेंगे और नीड एंड इंपॉर्टेंस चालू करेंगे। ठीक है, चलो अभी उसमें बोला है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोस डिसीजंस एंड परफॉर्म दोस एक्शंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू फॉर सोसाइटी। ध्यान से मुझे बताओ, बहुत सी कंपनी बिजनेस करती है भैया, आए दिन कोई ना कोई नया बिजनेस मार्केट में आते रहता है। तो क्या मुझे बताओ, ये लोग अपने को क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है सर, हम उनको पैसा देते हैं। ठीक है सर, हम उनके पास से प्रोडक्ट कमा लेते हैं और हम उनके पास से हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं और हमारे पास से हम उनको पैसा देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, समझो मैं सॉल्ट लेने गया। ठीक है, मैं सॉल्ट लेने गया, मैंने टाटा सॉल्ट परचेज कर लिया। समझा, मैंने टाटा कंपनी का सॉल्ट परचेस कर लिया और मैंने पैसा उसको पे किया, घुसा इतना। मतलब सर आपने क्या किया, बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजैक्शन हुआ। एक बंदे ने कुछ प्रोडक्ट परचेस कर लिया जो कि मैं हूं, और एक बंदे को पैसा मिल गया। अभी टाटा कंपनी के पैसे जाते हैं। अब इन लोग देखो मार्केट में से इतना करोड़ों लाखों रुपया कमाते हैं। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अस? यस, दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अभी आप इतना मार्केट में सोसाइटी में धंधा कर दो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। तो समझ में आया क्या, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ तो करो, उनका भले के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचो।
तो ये चैप्टर बेसिकली उसके बारे में बात करता है कि बिजनेस के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर एक कस्टमर ग्रुप या फिर हर एक सोसाइटी ग्रुप या फिर गवर्नमेंट ग्रुप के तरफ, ठीक है क्या, हम चालू करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग में आपको मार्किंग ले लेना है, ठीक है। चलो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कंपल्शन है। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कंपल्शन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कंपल्शन। तो याद करते जाना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू ऑब्लिगेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू ऑब्लिगेशन मतलब ये करना जरूरी है कि ऑब्वियसली आप बिजनेस कर रहे हो, लोगों के मतलब लोगों की हेल्प के। कोई भी बिजनेस देखो ऐसे खुद ब खुद नहीं होता, ठीक है। बिजनेस इज द असेंबली ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्संस, इट रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ पर्सन। भैया एक अकेला बंदा है, ठीक है, वो चाहेगा कि उसका कस्टमर बेस बढ़े, बराबर। तो बेसिकली उसको कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ जैसे मार्केट में करते रहना पड़ेगा ना, सो दैट लोगों को लगेगा कि भाई ये बिजनेस बहुत ट्रस्टवर्दी है। समझ में आया था? चलो, मार्किंग में बनी रहे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू ऑब्लिगेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू ऑब्लिगेशन। मेरे साथ बोलते रहो, याद हो जाएगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिफर्स टू ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objective and value of our society। ध्यान सुनो, वो डिसीजन आपको लेने हैं एज अ बिजनेस, आपको वो डिसीजन लेने हैं या फिर आपको वो एक्शन लेने हैं जो कि हित में जाए, जो कि हित में जाए सोसाइटी के। किसके हित में जाए? सोसाइटी के। समझ में आया क्या? अभी देखो, मुझे बताओ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सर, एक ऑब्लिगेशन है, करेक्ट मान लिया। अभी वो एक्शन लेने हैं या फिर वो डिसीजन लेने हैं जो किसके हित में जाए, मतलब बिजनेस के हित में तो जाएंगे प्लस सोसाइटी के हित में भी जाएंगे। अगर आप सोसाइटी का भी सोचोगे, कस्टमर्स का भी सोचोगे, लोगों का भी सोचोगे, तो आप आपका बिजनेस टॉप लेवल पे लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल टाटा बिजनेस, टाटा इंडस्ट्रीज यही करता है। समझ में आया क्या? वो कमाता तो है प्लस लोगों का दिल भी जीत लेता है। समझ में आया क्या? तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग सबसे पहला आंसर कर रहे हैं, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सा? नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बताओ, कोई भी बिजनेस का सबसे पहला मोटिव क्या रहता है? मतलब धंधा चालू करने का बंदे का मोटिव क्या होगा? इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट सर। एनी बिजनेस इज रन बाय इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। हम लोग बिजनेस चालू करते हैं इस मोटिव से कि अपन मार्केट से क्या कमाएंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। समझ में आया क्या? सो कोई भी बिजनेसमैन क्या करता है? प्रॉफिट कमाने के मोटिव से बिजनेस चालू करता है। पर जब उसका बिजनेस बड़ा होते जाता है तो उसके दिमाग पे, उसके सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों की उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जाती है। क्यों? स्टार्टिंग में तो देखो ना, सुनो, आपके साथ महंगा सस्ता महंगा प्रोडक्ट बनाते जाते हो, पर जैसा आपका बिजनेस बड़ा होता है ना, वैसे सोसाइटी के लोग कहते हैं भाई ये बिजनेसमैन इतना बड़ा हो गया, कुछ हमारे लिए कर यार, कुछ डिस्काउंट दे दे, बराबर। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में आपने देखा होगा फ्लैट 50 ऑफर, फ्लैट 40 ऑफर, डिस्काउंट, 1+1 ऑफर, ये बड़ी ऑफर्स बड़ी कंपनी अफोर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नीड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नीड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, पहले उन्होंने लाइन लिखा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय मोटिव, प्रॉफिट मोटिव, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शुड नॉट बी द सोल एम। देखो, आपको बिजनेस चालू करना है प्रॉफिट कमाने के लिए, माना, चलो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से आप बिजनेस चालू करो, मानता हूँ। बस प्रॉफिट कमाना ये नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट तो कमाओ, प्रॉफिट भी कमाओ, सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं समझ में आया। बिजनेस चालू किया, ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस में बिजनेस चालू करते हैं, मैं भी बिजनेस चालू करूंगा, सोच के करूँगा कि भाई धंधे में अफलातून प्रॉफिट होना चाहिए। बस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के अगर मोटिव से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका बिजनेस थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगा। आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपको लोगों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लोगों को मेरा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या लोग मेरा प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप इस मोटिव से अगर आप आगे बढ़ोगे ना, ऑब्वियसली आपका बिजनेस सक्सेसफुल तो होने ही वाला है, प्लस मार्केट में बड़ा शेयर आपके बिजनेस का ही होगा। समझ में आया क्या? चलो, तो यही बोला गया है नीड्स एंड इंपॉर्टेंस के फर्स्ट टाइम में। एवरी बिजनेस start to run their business with a profit motive, but the profit maximization should not be the sole motive। समझ में आया क्या? बिजनेस चालू करो प्रॉफिट मोटिव से, कुछ गलत नहीं है, पर सिर्फ प्रॉफिट कमाने के हेतु से आगे बढ़ोगे तो बिजनेस हो जाएगा ड्रास्टिकली लॉस। समझ में आएगा? तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है, सोसाइटी के ऊपर फोकस करना है, लोगों को मेरा प्रोडक्ट कैसे लग रहा है उस हिसाब से आपको आपका प्रोडक्ट बनाना है। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग करेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप देखो क्या बोलता है। ठीक है, आपको मार्किंग में बने रहना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट नीड्स एंड इंपॉर्टेंस अपन ने चालू किया है, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट अपन इसमें कौन सा कर रहा है? कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप।
कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, देखो ये पॉइंट क्या बोलता है कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, कि देखो बिजनेसमैन जो बिजनेस कंडक्ट करता है ना, लोगों का ना बिजनेसमैन के ऊपर ट्रस्ट रहता है कि भैया ये हमको सही प्रोडक्ट बेचेगा, बराबर, हमसे सही प्राइस लेगा, ठीक है, हमको बोलते हैं ना कि हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, जो प्रोडक्ट है वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होगा। लोगों का ना बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट बनता है। आपको ही पता होगा, अगर आपको ही समझो फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी परचेस करने जाते हो, आपका पता है हर महीने में जो ग्रोसरी आता है एक ही शॉप से आता है, हर महीने आप ग्रोसरी शॉप पर स्विच नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी जिसके पास से वेजिटेबल लेती है, वो वेजिटेबल वाले बहुत फिक्स होते हैं, हमेशा हम उनके पास से वेजिटेबल लेते हैं, क्योंकि वो बिजनेसमैन के हमको सेंस ऑफ ट्रस्ट होता है, वो बिजनेसमैन पता है कि अपन को कुछ गलत नहीं देगा, बराबर, सही प्राइस पे देगा, ठीक है, सही क्वालिटी में देगा, ये सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप। इसीलिए तो बिजनेसमैन को क्या बोला है, बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज। समझ में, जो ट्रस्टीज मतलब बेसिकली सोसाइटी को चलाने वाले, हमारा कोई भी देखो ध्यान से देखो, हम बहुत बार बोलते हैं कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, वो बिजनेस अच्छा नहीं है, ध्यान से देखो, अगर मार्केट में बिजनेस नहीं होगा तो अपना बोलते हैं ना कि मार्केट होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में इमेजिन अ डे जहां पे आपका मिल्कमैन नहीं आएगा, इमेजिन अ डे जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आ पाएंगे, इमेजिन अ डे जहाँ पे आपको वेजिटेबल्स आप मार्केट में और मार्केट में वेजिटेबल नहीं मिलेंगे। तो ध्यान से सुनो, बिजनेसमैन सिर्फ बिजनेस करने नहीं आता है मार्केट में, बिजनेसमैन हमारे सोसाइटी के क्या ट्रस्टीज है, जो हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमको, और डेली लाइफ में बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमको यूज करने के लिए। सोप हो गया, कोलगेट हो गया, तो ये सब हम कहाँ से परचेस करते हैं, बिजनेसमैन के पास से या फिर दुकान से परचेस करते हैं। तो बिजनेसमैन को क्या बोला गया है, दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। समझ में क्या बोला इसको, ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। ये लाइन को हाईलाइट करो, इन्वर्टेड कॉमास में ले लो, ये लाइन आता है आपको ऑब्जेक्टिव में। समझ में, बिजनेसमैन को क्या बोला गया है, दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, बिजनेसमैन आर कॉल्ड एज ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। देखो पॉइंट नंबर 1 में हम इसका मार्किंग कहां से चालू करेंगे, कंसेप्ट समझ में आया। अब हम वर्ड टू वर्ड इसको पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड अ मीन्स बाय विच द वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टीज ऑफ द ट्रस्ट एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। देखो कोई भी बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए कि अपन है ना लोगों के जनरल वेलबींग, जनरल पब्लिक है ना, जनरल पब्लिक मतलब अपन जैसे लोग रहे, तुम हम आप, ठीक है, ये बेसिकली उसके ना हित के लिए, बेनिफिट के लिए कोई भी प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना चाहिए। अगर तुमको पता है ये प्रोडक्ट इन्फीरियर है, मतलब क्या गंदी क्वालिटी का है, तो उसे मार्केट में नहीं बेचना चाहिए बिजनेसमैन में। समझ में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, भैया सामने वाले अपने को इतना पैसा दे रहा है तो उतने पैसे का उसको वैल्यू भी तो दूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं, दे आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। समझ में, तो मार्किंग कहां से चालू करोगे, इट प्रोवाइड्स अ मींस बाय विच द वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टीज ऑफ द trustees of the trust that look after the welfare of the people। look after the welfare मतलब समझते हो, हित। समझ में आया क्या। चलो, बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। बिजनेसमैन को क्या बोलते हैं, ट्रस्टीज ऑफ सोसाइटी। 150 बार मैंने ये स्टेटमेंट बोल के हो गया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आता है आपको ऑब्जेक्टिव में, मार्क कर लो। समझ में आया क्या। कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हर चैप्टर में से आपको ऑब्जेक्टिव तो करना है, क्योंकि हर चैप्टर से एक ना दो मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा ही ना। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। समझ में, आपको पता है कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप किसने लाया था, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रीडम फाइटर गांधी जी ने कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप लाया था, ठीक है। तो वहां पे फर्स्ट लाइन में देखो क्या बोले, ट्रस्टीशिप इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी दैट वाज प्रोपोनेटेड बाय महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी जी, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ अच्छा काम किया है, ठीक है। बेसिकली ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्रीडम फाइटर, ठीक है, ऐसा माना गया है। समझ में आया क्या। और इसलिए उनको फादर ऑफ नेशन बोला है। उन्होंने कभी खुद का विचार नहीं किया है, उन्होंने किसका, लोगों का भला करने के हमेशा सोचा है, इसलिए वहां से उनका ट्रस्टीशिप वाला डेवलप हुआ है। समझ में। तो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वाला पॉइंट, पहला पॉइंट कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप, वो क्या बोलता है, बिजनेसमैन ने ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो कि जनरल पब्लिक के बेनिफिट में जाए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप किसने दिया, गांधी जी ने दिया, इसको गांधीनियन पॉलिसी भी बोलते हैं। समझ में आया क्या। और थर्ड पॉइंट और बहुत मेन पॉइंट, बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड टू बी ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है। चलो समझ में आया इतना कंसेप्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। अभी कैसा हो गया ना कि पहले जमाने जैसा नहीं रहा है, अभी कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कैसा होगा, डे बाय डे चेंज होते जाता है। अभी पहले कैसा था, कस्टमर से अपन क्या एक्सपेक्ट करते थे कि अपन सामने वाले को पैसा दे, मतलब अपन कस्टमर है, ठीक है। बिजनेसमैन से अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अभी जो जेन्युइनली ना कस्टमर का एक्सपेक्टेशन बहुत चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ओल्डन डेज में कैसा हुआ करता था ना कि हम दुकान वाले के पास जाते थे, भैया ये पैसा लो और हमको हमारा प्रोडक्ट दे दो, बात खत्म,
ठीक है। बट आजकल है ना कस्टमर्स बहुत चीजें कंसिडर करते हैं एक बिजनेसमैन या फिर बायर के पास, एक बिजनेसमैन या फिर एक मतलब शॉप में जाने से पहले। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो जाता है ना, लोग देखते हैं क्या है, पहली बात ये समझो खाने पीने का प्रोडक्ट वाला रहेगा, क्या ये हाइजीन तरीके से बनाता है या नहीं, क्या ये प्रॉपर पानी यूज करता है कि नहीं, क्या इसका बनाने का तरीका कैसा है, इसका मेथोडोलॉजी कैसा है। मतलब लोग अभी बहुत अवेयर हो गए, सब लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए। आपने देखा भी होगा कि बहुत लोग है ना बाहर से खा भी लेंगे पर वहां से पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि भाई ये पानी प्रॉपर होगा या नहीं होगा। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर का कैसा ना एक्सपेक्टेशन चेंज होते जा रहा है, सेम एक्सपेक्टेशंस है नहीं। मतलब उसमें क्या बोला है कि देखो चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, तो बिजनेस से बहुत चीजें एक्सपेक्ट करने लगे लोग कि बिजनेस में समझो ये होना चाहिए, उस शॉप में ये होना चाहिए, या बिजनेसमैन ने कस्टमर के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, सॉरी खाने के बाद लोगों को टिश्यू देना चाहिए। ये सारी बहुत सी चीजें हैं जो एक बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट की जा रही है बाय द सोसाइटी, बाय द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स और बाय द कंज्यूमर एज वेल। समझ में आया क्या? चलो आपको ये पॉइंट समझा, अपन इसका भी मार्किंग लेते हैं और वन बाय वन वर्ड टू वर्ड इसको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले अपन इस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर मार्किंग लेके उसको वर्ड टू वर्ड भी समझेंगे, सो दैट आपके दिमाग में बहुत फिट हो जाएगा। समझ में आएगा? जैसे हमने पहला पॉइंट कौन सा किया, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप समझ में, एक लाइन फिर से रिपीट करूंगा, बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड एज ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड एज ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। बार बार मेरे साथ रिपीट करो, बिजनेसमैन आर कंसिडर्ड एज ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। समझा क्या? फर्स्ट पॉइंट कौन सा, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। फर्स्ट पॉइंट कौन सा, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। सेकंड अभी अपन ने कौन सा किया, चेंजिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। कौन सा, चेंजिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। चलो उसका मार्किंग ले लेते हैं, ठीक है। चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी या फिर चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस हैव अंडरगॉन अ ड्रास्टिक चेंज। ड्रास्टिक चेंज मतलब क्या, बहुत चेंज हो गया है, बहुत घनघोर लेवल वाला चेंज ओवर द ईयर्स। मतलब जैसे टाइम पासेस बाय, जैसा आपका टाइम बढ़ रहा है ना आगे आगे आगे, जैसा आपका टाइम बढ़ते जा रहा है ना, वैसे वैसे लोगों का एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस, मतलब सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन बिजनेस से चेंज होते जा रहे हैं। बच्चा क्लियर है क्या? चलो, इन द अर्ली डेज पहले कैसे हुआ करता था ना, बिजनेस वर व्यू ओनली एज अ प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लोग है ना बिजनेस को है ना एक ही नजरिए से देखते थे, भैया अपन इसको पैसा दे दिया या मेरे को गुड्स दिया फिर मेरे को सर्विस दे, बात खत्म। समझ में? ऐसा पहले ही हुआ करता था, पर अभी ऐसा सिचुएशन नहीं है। समझ में आया? बट टुडे सोसाइटी एक्सपेक्ट बिजनेस टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड सोशल वेलफेयर। बहुत लोग ऐसा कंसिडर करते हैं, क्या मैं जिस दुकान वाले के पास से खरीद रहा हूँ, क्या वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है क्या, क्या हमको कुछ फ्री में दे रहा है क्या, या फिर को कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, बहुत सी कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स अपन सोसाइटी इन्वेस्टर्स भी होते हैं, अपने पास कुछ पैसे बचा के रखे, ठीक है। अपने मम्मी ने कहाँ पे बचा के रखे, डिब्बे में बचा के रखे, तकिए के नीचे बचा के रखे, ऐसे बहुत जगह बचा के रखे। उस पैसे हमारे सेविंग का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग देखते हैं भाई टाटा कंपनी बहुत अच्छी है, उसने कोरोना में बहुत कंट्रीब्यूट किया। अब हमने क्या कंसिडर किया, उसने सोसाइटी के लिए क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया। कोरोना में क्या दिया, पीएम केयर फंड ने उसने 200 करोड़ दिए, 300 करोड़ दिए, भाई ये बंदे ने इतना पैसा दिया। तो हम लोग ये क्या कंसिडर करते हैं, एक है इमोशनल क्वोशंट हमारा बीच में आ जाता है कि भाई ये सोसाइटी के लिए सोचता है बिजनेस, ये बिजनेस बहुत ज्यादा तगड़ा बिजनेस है। समझ में आया क्या? तो सोसाइटी का पहले व्यू पॉइंट बिजनेस के पास से बहुत अलग था। जैसे क्या था, ये पैसे लो और हमको हमारा गुड्स प्रोवाइड करो, बात खत्म। बट अभी ऐसा है कि नहीं, अभी बिजनेसमैन के पास से बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए बैठते हैं सोसाइटी देखती है क्या ये बिजनेसमैन कुछ सोशल कॉज में मदद कर रहा है क्या, सही है, ये बिजनेसमैन हमारा है। मतलब इसने क्या किया, लोगों का ना मार्केट में ट्रस्ट एंड गुडविल दोनों डेवलप कर लिए। क्लियर है क्या? सबसे पहला पॉइंट कौन सा किया अपन ने, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। सबसे पहला कौन सा किया, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। अभी सेकंड कौन सा किया अपन ने, सेकंड कौन सा किया, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर या फिर चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। भाई सर आप कस्टमर क्यों बोल रहे हो, बच्चा ग्रुप ऑफ कस्टमर इज कंसिडर्ड एज सोसाइटी ना, नहीं समझा? समझ में? चेंजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी, समझ में? फिर चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है क्या? चलो मैं आगे, चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट करेंगे रेपुटेशन। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे रेपुटेशन। अभी रेपुटेशन बेसिकली क्या होता है, अगर समझो ये जो बड़ी सर कब से आप टाटा कंपनी से 2-3 खोखा घर पे आया है क्या आपके, कब से उसका प्रमोशन कर रहे हो? अरे नहीं बच्चा, देखो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ उसका प्रमोशन। बेसिकली क्या है, समझो कोई भी बिजनेस, देखो अभी मेरे दिमाग में बार बार टाटा कंपनी क्यों आ रहा है, उसका ब्रांड ही वैसा है, उसका रेपुटेशन ही वैसा है। जैसे मैं आपको कंसिडरेशन लूं, आपके सामने अगर मैं मोबाइल फोन बोलूंगा, सबसे बेस्ट मोबाइल फोन कौन सा, जोर से चिल्लाना, ठीक है, आईफोन, बराबर। आईफोन अपन को लगता ही है कि ये बहुत सुपरफिशियल फोन है, बहुत उम्दा क्वालिटी का है। उसने ऐसा अपना ना अपने आप को ऐसे प्रोडक्ट को उसने खुद को, उन कंपनी ने ऐसा खुद का ब्रांड बनाया है।
मार्केट में एक रेपुटेशन बनाया है, सो दैट वो लोगों के दिमाग में छप चुका है एक एज अ स्टीरियोटाइप जैसा कि भाई बेस्ट मोबाइल बोला तो ये, बेस्ट पिज्जा बोला तो डोमिनोज, जैसा अपने दिमाग में आता है ना, ठीक है। भले कि अभी वो है नहीं, पर वो बात की बात है। पर ध्यान से सुनो, ये कैसे होता है ना, कोई कोई बिजनेस है ना अपनी छाप छोड़ जाते हैं मार्केट में, बरोबर है क्या। तो टाटा इंडस्ट्रीज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो कि बिजनेस तो करता है हर एक सेक्टर में। आपको पता है टाटा कंपनी हर एक सेक्टर में आ चुका है, ठीक है। जैसे अगर आप बोलोगे चाय, टाटा टी, ठीक है, नमक, टाटा सॉल्ट, ठीक है। अगर आपको शॉपिंग करने की है ग्रोसरीज की ऑनलाइन, तो बिग बास्केट टाटा का है, शाहरुख खान का नहीं है, टाटा का है, ठीक है। आपको बड़ी 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 सुपरफिशियल कार्स देखनी है, जैगवार टाटा का है, लैंड रोवर टाटा का है। आप बोलते बोलते थक जाओगे, इतने टाटा की कंपनी, विस्तारा टाटा का है, ठीक है। अब एयर इंडिया टाटा का है, समझ में, कितनी सारी कंपनीज जो टाटा ने खुद खरीद ली है, ठीक है। टाटा का इलेक्ट्रिसिटी में भी है, पता है ना आपको, वोल्टास वायर टाटा का है, समझ में आया क्या। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो डे बाय डे टाटा कंपनी खरीद चुके हैं। तो इसमें बोलना क्या चाह रहा हूँ, अब पता है अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो, जैसे उन्होंने कोरोना में बहुत देश की मदद की थी, ठीक है। फिर पता है केरला फ्लड आया था, याद है आपको केरला फ्लड, उसमें भी टाटा कंपनी ने बहुत 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 कंट्रीब्यूशन किया था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब आप खुले में आके सोसाइटी के लिए कुछ करते हो ना, उससे ना मार्केट में एक रेपुटेशन बनती है, समझ में आया क्या। फिर आपको पता है फिलहाल उसने अभी जस्ट आईपीएल, पता है आईपीएल, ये बार टाटा आईपीएल था, वीवो आईपीएल लास्ट ईयर था, ये बार टाटा आईपीएल था, समझ में आया। उन्होंने बहुत से स्पॉन्सरशिप भी देते हैं, मतलब वो कमर्शियल इवेंट्स भी करते हैं और सोसाइटी इवेंट्स भी करते हैं, समझ में आया क्या। उससे उनका मार्केट में क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, रेपुटेशन। चिल्ला के बोलो यार, रेपुटेशन, समझ में आया क्या। खाना पीना खा के बैठो, लेक्चर में फुल अपने को जोश चाहिए। पहला पॉइंट कौन सा, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। पहला कौन सा, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। अभी कौन सा किया, अभी कौन सा किया, जल्दी बता, कौन सा किया, रेपुटेशन। सेकंड कौन सा, बोल, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। डैश आर कंसिडर्ड, मेरे को ये चाहिए, हाँ मेरे को देखो, वरना है ना वीडियो में क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। मेरे को है ना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। डैश आर कंसिडर्ड एज द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। बताओ फटाक से क्या होगा, सो इस पॉइंट में अपन ने देखा कि रेपुटेशन। सो बेसिकली बिजनेस में बहुत खर्चा करते हैं भैया, बहुत खर्चा करते हैं बच्चा। सो लोग मार्केट में लोग बहुत खर्चा करते हैं कि उनका मार्केट में क्या करे, रेपुटेशन मिले। और रेपुटेशन बनाने के चक्कर में लोग बहुत ज्यादा कॉस्ट, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं अपने जेब से, क्योंकि उनको भी पता है रेपुटेशन बनाना बहुत खर्चा तो है, पर एक बार अगर मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी कंपनी का रेपुटेशन बन गया ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत अपने को बेनिफिट देगा। तो रेपुटेशन बनाना, एक ब्रांड इमेज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एक बार बन गया है ना तुम्हारे चांदी ही चांदी, समझ में आया क्या। चलो इसका मार्किंग ले लेते हैं और इसको वर्ड टू वर्ड समझते हैं। बिजनेसेस स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ध्यान से देखो, ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन ब्रांड बिल्डिंग, बराबर। ब्रांड बनाने के लिए बहुत लोग ये रिसोर्सेस क्या करते हैं, यूज करते हैं, स्पेंड करते हैं, समझ में आया क्या। एंड स्ट्रेंथनिंग देयर इमेज, मार्केट में अपने पोजीशनिंग बनाने के लिए, जैसे मार्केट में एक इमेज बनाने के लिए आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सो दैट ये लोग अपने रिसोर्सेस बहुत स्पेंड करते हैं मार्केट में, सो दैट इनका अपना एक ब्रांड बन जाए, या फिर इनका क्या बन जाए, एक इमेज बन जाए, रेपुटेशन क्रिएट हो। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट, चलो आगे बढ़े। अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी enjoys a good reputation in the society। ध्यान से लो, सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी एंजॉयस अ गुड रेपुटेशन इन द सोसाइटी, मतलब क्या, जो सोसाइटी से बहुत अवेयर है, सोसाइटी को बहुत लगा के रखते हैं, मतलब क्या। देखो ध्यान से सुनो, कुछ भी सोसाइटी में इम्पैक्ट हुआ, दे आर द फर्स्ट पर्सन एंड रन द सोसाइटी के हेल्प के लिए, समझ में आया क्या। अब सोसाइटी के बहुत अवेयर सिटीजन, अभी पता है बहुत से सोशल वर्कर जैसे बोले जाते हैं, तो लोग कैसे करते हैं, सोशल वर्कर कंपनी बनते हैं, अपने जेब से पैसा देते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम कुछ पैसा मत दो, तुमको हम फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड ए सोशली अवेयर कंपनी ना। और जो सोशली अवेयर कंपनी होती है ना बच्चा, वो बहुत 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 गुड रेपुटेशन लोगों के नजर में फटाक से कमा लेती है, समझ में आया क्या। चलो, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज सेल्स। अगर तुम्हारा मार्केट में इज्जत बन गया, रेपुटेशन गया, तुम्हारा सेल्स बढ़ेगा क्या, सेल्स मतलब क्या, धंधा बढ़ा, सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लियर है, सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरी बात, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। क्यों तुमको नहीं लगता है, तुमको ऐसे सब लोगों को लगता है सर रिलायंस कंपनी में जॉब लग जाए, सर टाटा कंपनी में जॉब लग जाए, क्यों लगता है ऐसा, तुमको पता नहीं कंपनी कितनी बड़ी है, ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए कितना सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बहुत सी फैसिलिटीज देती है, बहुत सी इंसेंटिव्स देती है। तो यही सब चीज होता है। अगर तुम्हारा रेपुटेशन बढ़ गया ना, तुम्हारा मार्केट में ब्रांड बन गया ना, तुम्हारा सबसे पहले तो धंधा बढ़ेगा, मतलब सेल्स, उसके वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरी चीज, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट होगा। समझा कि नहीं समझा। थर्ड पॉइंट अपन ने कौन सा क्या बताओ, रेप्यूटेशन। समझ में आया क्या, रेप्यूटेशन। क्लियर है, ये पॉइंट पूरा लेना है, ठीक है, ये पॉइंट पूरा लेना है। इसमें एग्जांपल मैंने क्या बोला, इसकी वजह से क्या होगा,
सर गुड रेपुटेशन किसी भी कंपनी की, तो उससे क्या होगा, सेल्स बढ़ेगा। दूसरी चीज क्या होगी, उससे वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और तीसरी चीज क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट एंड ग्रोथ, अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट एंड ग्रोथ। समझा? सबसे पहला पॉइंट कौन सा, पहला पॉइंट फटाफट बताओ, पहला पॉइंट कौन सा है, बोलते रहो मेरे साथ, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा, अरे दूसरा रेपुटेशन था ना, नहीं सर, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। और तीसरा कौन सा, रेपुटेशन। समझ में? देखो तीन, ठीक है, 3 पॉइंट अपना डन एंड डस्टेड, क्लियर है। लेट्स मूव अहेड, ठीक है, चलो। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अब मुझे बताओ, धंधा करते करते, समझो आप बिजनेसमैन हो, अब धंधा करते करते इतना भी ये मत कर लो, मतलब इतना ओवरफोर्स मत हो जाओ कि आप भूल गए कि नेचुरल नेचुरल है, नेचर नेचर है, एनवायरमेंट एनवायरमेंट है। मतलब बिजनेसमैन ने नेचर का, एनवायरमेंट का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए बिजनेस में। मतलब कोई रिसोर्सेस बहुत स्कार्स है, मतलब क्या बहुत कम इन अमाउंट है, सो यू हैव टू यूज द रिसोर्सेस मोर वाइसली so that it does not get extinct। extinct समझते हो, खत्म नहीं हो जाए, बराबर। तो बिजनेसमैन को बिजनेस करते करते लोगों का ध्यान तो रखना है, प्लस नेचर और एनवायरमेंट का भी ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? चलो, वैसे तो इस आंसर में 12 पॉइंट है, ठीक है, अपने को 12 के 12 पॉइंट में तुमको बता तो दूंगा, पर उसमें से कोई भी 6 पॉइंट्स ध्यान में रखोगे। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। तो कंट्री में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है भैया, बिजनेसमैन को क्या करना है, उसका प्रॉपरली यूज करना है, जितना चाहिए उतना यूज कर, भाई वेस्ट क्यों कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? चलो, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। They should avoid environmental degradation such as contamination of water resources, depletion of ozone layer, which have been caused by businesses। ध्यान से सुनो, अभी तुमको पता है बहुत से लोग ऐसे ना, कंपनी जैसे नवनीत कंपनी हो गई, ऐसी बहुत से ऐसे पेपर बनाने वाली कंपनी हो गई, वो लोग क्या करते हैं, बहुत बहुत वो लोग क्या करते हैं, बहुत है ना कटिंग ऑफ ट्रीज करते हैं। मुझे बताओ कटिंग ऑफ ट्रीज करना अच्छा है क्या? नहीं। आपने देख लिया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग कितना अपनी कंट्री में बढ़ गया है, कितनी ज्यादा बारिश होती है, कितनी ज्यादा ठंडी होती है, कितनी ज्यादा गर्मी होती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट लेयर चेंज हो चुका है। और ये सब क्यों हुआ है? कि बहुत सी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत से बिजनेस आते हैं, फॉरेस्ट एरिया को कट करते हैं। तो अब बिजनेसमैन लोग ने क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अब तुम रुक जाओ, अरे बिजनेस करना बंद मत करो, तुम क्या करो, एनवायरमेंट को जो तुम इतना हार्म पहुंचाते हो ना, उसको बंद करो। और दे शुड ट्राई दैट लोग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बने। इसके पता है मार्केट में इको फ्रेंडली बहुत चलते हैं आजकल। क्यों पता है? क्योंकि एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा हार्म ऑलरेडी हो चुका है। समझ में आया क्या? सबसे पहली लाइन क्या बोली, बिजनेसमैन शुड यूज कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली, मतलब विदाउट वेस्टेज। जितना चाहिए उतना यूज कर, बाकी का वेस्ट क्यों करते हैं। समझ में आया क्या? नेक्स्ट, दे शुड स्टॉप डूइंग डिग्रेडेशन, या फिर एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाना बंद करना। क्लियर है क्या? इतना पॉइंट लो, इनफ है, इनफ है, ठीक है, एक्सेट्रा तक ले लो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। प्रूफ समझा इतना? मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो भी आपको लगते हैं ना, रॉ मटेरियल्स, उनको प्रॉपरली यूज करो, वेस्टेज मत करो। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। दे शुड अवॉइड समझते हैं, मतलब करना नहीं है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सच एज कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। बहुत सी कंपनीज क्या करती है, अपने फैक्ट्रीज का पानी नदियों में क्या करते, दे डंप करते पूरा गंदा गंदा केमिकल वाला वाटर। उससे क्या होता है, नदी पूरी कॉन्टामिनेट हो जाती है, बराबर। कॉन्टामिनेट मतलब क्या, पल्यूटेड हो जाती है, ठीक है। मूविंग अहेड, डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर एक्सेट्रा। आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन तो पता ही है कि अर्थ के इधर भीतर जो ओजोन लेयर है, जो हमको प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, वो आजकल डिप्लेट होते जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, तो इसको प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी बिजनेसमैन की है। समझ में आया क्या? सो इतना समझा आज तक। चलो, मैं अभी तक इतना समझा क्या, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट वाले पॉइंट तक हो गया। सबसे पहला पॉइंट कौन सा किया था अपन ने, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। सेकंड कौन सा किया अपन ने, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। थर्ड कौन सा किया अपन ने, रेप्यूटेशन। और अभी कौन सा किया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। अभी कौन सा किया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। पहला पॉइंट कौन सा किया, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। सेकंड कौन सा किया अपन ने, बोलते रहो मेरे साथ, सेकंड कौन सा किया, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। थर्ड कौन सा किया, रेप्यूटेशन। अभी कौन सा किया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। क्लियर है क्या? चलो, क्लियर है क्या? चलो, हाँ, अभी बिजनेस में देखो, नेक्स्ट है अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी आपको पता है बिजनेस है ना, बिजनेस जब करते हैं, अब बिजनेसमैन को जब प्रोडक्शन करना पड़ता है। समझो फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी जो चेयर बनाती है, ठीक है, मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ठीक है, चेयर बनाते हैं, ठीक है। अपन जब चेयर बनाने के लिए, मुझे बताओ, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने इकोनॉमिक्स में सीखा होगा, आपको ना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ये इक्वेशन चाहिए। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। मैं वुडन चेयर बना रहा हूँ, तो मेरे को क्या लगेगा, वुड लगेगा, बराबर। देखो यहाँ पे देखो, बेसिकली मेरे को क्या बनाना है, चेयर। तो सबसे पहले मुझे लगा रॉ मटेरियल, प्लस उसके ऊपर क्या काम करेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं मुझे बताओ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले
रॉ मटेरियल लेके आऊंगा। मतलब क्या, मेरे को क्या बनाना है मुझे बता दो ना यार, चेयर बनाना है, वुडन चेयर। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल में क्या आएगा, वुड आएगा, प्लस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, और मेरा फिनिश्ड गुड बन जाएगा जो कि क्या है, चेयर। अब ध्यान से देखो, वुड मतलब क्या, रॉ मटेरियल हुआ, बराबर। फिनिश गुड बनाने के लिए मतलब मेरा आउटपुट बनाने के लिए मेरे को इनपुट क्या लगा, वुड, ठीक है। और ये मेरे रिसोर्सेस है, जैसे कौन से, मैन, मशीन, मटेरियल, मटेरियल हो गया, मैन, मशीन, मतलब सारे रिसोर्स है ना, सारे रिसोर्सेस मुझे ना सही मात्रा में यूज करने हैं, ऑप्टिमम लेवल में यूज करने हैं, किसी का भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। पहली बात, इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट से जो अपने रिसोर्स ले जैसे वुड, वो भी वेस्ट नहीं होगा, बराबर। दूसरी बात ये होगा कि बिजनेसमैन के लिए अच्छा है ना, अगर आप सही मात्रा में आप रिसोर्सेज यूज करते हो, उसको भी लॉस नहीं होगा। अगर वेस्टेज करोगे तो ज्यादा खर्चा हो गया ना, नहीं समझा। अरे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब क्या, बिजनेसमैन ने जो भी उसको प्रोडक्शन में, बिजनेस करने में जितने भी रिसोर्सेस लगते हैं उसको सही मात्रा में यूज करना चाहिए, वेस्टेज करना नहीं करना चाहिए। द बिजनेसमैन शुड अवॉइड वेस्टिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज और एनी रिसोर्सेज which he require in order to make the production। क्लियर है क्या? चलो अपन इसका मार्किंग ले लेते हैं। मॉडर्न बिजनेस हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल। अभी क्या है ना, मॉडर्न बिजनेस, जैसे अभी अपना मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें क्या हो गया, जो बिजनेसमैन अभी बिजनेस करते हैं उनके पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, बहुत से रिसोर्सेज होते हैं, वो लोग बहुत से रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करके रखते हैं सो दैट उनका प्रोडक्शन कभी भी हैम्पर ना हो, ठीक है। चलो, विथ सच लार्ज रिसोर्सेज बिजनेस आर इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट सोसाइटीज इंटरेस्ट। अभी आपके पास अगर बहुत सारे रिसोर्सेस होंगे तो आप कभी भी इसका प्रोडक्शन करके दे सकते हो। माना चलो आपके पास बहुत रिसोर्स है, आप प्रॉपर प्रोडक्शन करते हो, बट इसमें चेक करो कि आपका रिसोर्सेस वेस्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है, जितना मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में यूज करो। क्लियर है? देखो आगे बोला है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज शुड बी अवॉइडेड। समझा? तो रिसोर्सेस आपको वेस्ट करना नहीं चाहिए, समझ में आया? रिसोर्स शुड नॉट बी वेस्टेड, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द वर्ड ऑप्टिमम मतलब पता है, ऑप्टिमम दैट इज इन ऑप्टिमम लेवल मतलब क्या होता है, बेस्ट प्रोडक्शन। ऑप्टिमम प्रोडक्शन मतलब बेस्ट प्रोडक्शन होता है, मतलब जितना चाहिए उतना, समझ में है? वेस्टेज नहीं। क्लियर है क्या? मोर एफिशिएंसी, समझ में है? लेस कॉस्ट मोर रिटर्न, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझा कि नहीं समझा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली ये पॉइंट है जिसमें ये बोला गया है कि जो भी बिजनेसमैन है अपना प्रोडक्शन कर रहा है, फिर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, उसमें अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना नहीं चाहिए। क्लियर है? सबसे पहले पॉइंट अपन ने कौन सा किया, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टेशन। सेकंड कौन सा किया, चेंजेस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। थर्ड कौन सा किया, रेपुटेशन। और फोर्थ कौन सा किया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। और अभी फिफ्थ अपन ने कौन सा किया, बता दो जल्दी से, चलो बता दो कौन सा पॉइंट किया अपन ने, वे किया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। समझा? ये 5 पॉइंट अपने अच्छे से हो चुके हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी जो बाकी के सब पॉइंट्स है ना, ये ऑलरेडी आगे के आंसर्स में कवर्ड है, फिर भी मैं आपको इसमें से बता दूंगा, पर आपको कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं। क्लियर है? चलो हम अभी नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। Nowadays workers have become conscious of their right. ट्रेड यूनियंस आर गोइंग फास्ट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एनवायरमेंट। अभी ट्रेड यूनियन मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो कंपनी में बहुत से वर्कर काम करते हैं। कंपनी में 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल, ठीक है। जैसे कंपनी में देखो बहुत लेवल होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली 3 लेवल होते हैं। ध्यान से देखो, आपको कुछ बताता हूँ। कंपनी का एक पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यू गेट टॉप, मिडिल, लोअर। अब मुझे बताओ टॉप लेवल में छोटा स्पेस क्यों है, क्योंकि वहां पे कम लोग होते हैं, कंपनी चलाने वाले ना, डिसीजन लेवल कम लोग होते हैं, ठीक है। ये हो गया एक लेवल, टॉप लेवल। मिडिल लेवल, टॉप से ज्यादा मिडिल में होते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, समझा। यहाँ पे होते हैं मैनेजर्स, और यहाँ पे जो नीचे होते हैं ना वर्कर लोग होते हैं, और वर्कर हमेशा कंपनी में ज्यादा मात्रा में होते हैं कि नहीं, समझ में? ये हो गया लोअर लेवल। अब आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे सर कम लोग हैं, यहाँ पे थोड़े ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब हर लेवल पे आपने क्या पढ़ा, लोग है, लोग। डिड यू हियर मी? लोग है, मतलब हर लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसे से काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली फोकट में आके कोई नहीं काम कर रहा है, एवरीबॉडी इज वर्किंग फॉर द मनी। अब मुझे बताओ अगर समझो वर्कर लोग जो यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्कर्स, वो प्रॉपरली काम करते हैं, ठीक है। वो लोग अपना जितना भी आवर्स है, 8 आवर्स का प्रोडक्शन है तो करते हैं, 10 आवर्स का है जो पूरा अपना काम बोलते हैं ना, जितना भी उनको वर्क टाइम दिया है, पे स्केल है, उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। अगर उनको सैलरी या फिर उनका जो वेजेस है वो नहीं दिया तो वो लोग चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक होता है ट्रेड यूनियन राइट,
ये लोग क्या करेंगे, वर्कर लोग अपना एक यूनियन क्रिएट करेंगे, जितने भी वर्कर और उनमें से है ना, जितने वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वो लोग अपना एक यूनियन क्रिएट करते हैं और उनका एक यूनियन लीडर होता है और लोग सब मिलके कंपनी के अगेंस्ट क्या करते हैं, केस करते हैं, फिर कंपनी के अगेंस्ट क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक स्ट्राइक समझते हो क्या, आज हम लोग काम नहीं करेंगे जब तक हमको हमारा सैलरी वेजेस नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या गाइस? दिस इज कॉल्ड एज ट्रेड यूनियन राइट। वर्कर को अपने राइट्स के बारे में अच्छे से पता होता है। समझ में आया क्या? तो बिजनेसमैन ने इतना बिजनेस के चक्कर में देखना चाहिए उसके वर्कर्स को प्रॉपरली सर्विस मिल रही है कि नहीं। वो लोग तो इतने अच्छे से काम करके आपको दे ही रहे, पर आपने अगर क्या उनको नाराज कर दिया है क्या? क्या आपने उनको सैलरी प्रॉपरली दिया है क्या? वेजेस प्रॉपरली टाइम पे दिया है क्या? उनका बोनस तो आपने अटका के नहीं रखा है ना। क्यों? क्योंकि आजकल वर्कर्स क्या हो गए, बहुत अवेयर हो गए, उनके पास बहुत से राइट्स है जो वो एक्सरसाइज करते थ्रू ट्रेड यूनियन। समझ में आया क्या? आज मार्किंग ले लो। प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। नाउअडेज वर्कर्स हैव बिकम कॉन्शियस ऑफ द राइट। वर्कर्स क्या दिन ब दिन अवेयर हो रहे हैं, कॉन्शियस ऑफ द राइट्स हो रहे हैं, ठीक है। ट्रेड यूनियंस आर गोइंग फास्ट एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस एनवायरनमेंट। ट्रेड यूनियंस बहुत फास्ट हो गए और अपने हक के लिए वो मतलब ना हिचकिचाते नहीं, भाई मेरे को मेरा पैसा चाहिए, बात खत्म। समझ में आया क्या? वरना अगर आप कंपनी एज अ कंपनी उनका पैसा टाइम पे नहीं दोगे तो लोग क्या कर लेंगे, ट्रेड यूनियन मिला के, ट्रेड यूनियन मिलकर क्या करेंगे, कंपनी का ना जो काम है बंद करके चले जाएंगे। हम प्रोडक्शन होने नहीं देंगे। अगर आपका बिजनेस का प्रोडक्शन नहीं हो गया ना तो इट इज अ अलार्मिंग कॉल फॉर यू, भाई बिजनेस बंद हो सकता है। अगर मार्केट में बेचेगा क्या जब तेरा प्रोडक्शन नहीं होगा, बराबर है ना। चलो आगे बढ़ते। वर्कर्स एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड देयर फेयर वेजेस, बोनस एक्सेट्रा। समझ में? वर्कर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, देखो हम लोग को ये सब चीज करने के लिए मजबूर मत करो, सिंपल है। हमने आपको काम कर दिया, समझा, आप हमको हमारा पैसा दे दो, आप हमको हमारा वेजेस दे दो, आप हमको हमारा बोनस दे दो, बात खत्म। समझ में आया क्या? दैट इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड। चलो, वर्कर्स एक्सपेक्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड फेयर वेजेस, बोनस एक्सेट्रा, बस बात खत्म। क्लियर है? वहां तक आपको लेना है, ठीक है। हम आगे चलेंगे। अभी सबसे पहला पॉइंट हमने कौन सा किया, फटाफट, कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। सेकंड कौन सा किया बताओ, सेकंड फटाफट बताओ, चेंजिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। थर्ड कौन सा किया, रेपुटेशन। फोर्थ कौन सा किया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। फिफ्थ कौन सा किया, फटाक से बताओ, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और सिक्स कौन सा क्या, प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन। क्लियर हो गया चीजें? अभी हम आगे बढ़ेंगे और ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। अभी कंज्यूमर मूवमेंट मतलब क्या, बेसिकली देखो अभी मैं बहुत रिसेंट केस स्टडी आपको बताता हूँ। अभी कंज्यूमर ने बहुत अवेयर हो गया है अपने राइट्स के लिए, वो तो है। कंज्यूमर को बहुत है ना प्रोडक्ट अवेयरनेस आ गया कि भाई ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको याद है मिंत्रा वाली लेडी, ठीक है, उसने क्या किया, मिंत्रा के लोगों के ऊपर केस किया था, ठीक है। उसको मिंत्रा का लोगो है ना, मिंत्रा का लोगो बहुत अनएप्रोप्रिएट लगा था कि उसमें ना बहुत से ना गलत चीजें, बोलते नहीं कैसे, उनको लगा था कि बहुत बेकार तरीके से उनको वो शेप बहुत अलग लगा था, ठीक है। प्राइवेट एरिया जैसा उनको, प्राइवेट पार्ट जैसे वो उनको शेप लगा। तो बेसिकली क्या हो गया, आजकल कस्टमर्स और मास मीडिया, आपको तो पता है मीडिया कैन मेक एनीवन एंड ब्रेक एनीवन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो आजकल कंज्यूमर्स बहुत अवेयर हो गया और सोशल मीडिया इज द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म टू किसी को भी अच्छा बना सकते हैं और बेकार बनाने के लिए टाइम किसी को ही लगता है, ठीक है। कच्चा बादाम भी बन सकता है और फिर बादाम किसी का पक भी सकता है, ध्यान से सुनो। तो मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा कि कस्टमर मूवमेंट बहुत बढ़ गया यार। कस्टमर फटाक से ना कोई भी चीज के ऊपर रिएक्ट करने लग गए। अभी फटाफट अपने बोलते ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोरीज डाल देंगे कि बिजनेस बेकार है, बॉयकॉट, आपने देखा ही होगा, ठीक है। बॉयकॉट वाला ट्रेंड तो चल ही रहा है, ठीक है। आई विल डू 2 मिनट साइलेंस ऑन दिस, ठीक है। ये करेंगे अपन, साइलेंस नहीं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, मास मीडिया। मैंने पहले ही बताया मास मीडिया मतलब क्या है, बेसिकली मास मीडिया मतलब तुम्हारा सोशल मीडिया रही है। एंड increasing competition in the market have made the consumers conscious of their rights and power in determining market forces. So business enterprise have to follow the consumer oriented policies. अगर कंज्यूमर के खिलाफ गया, ऐसा वाट लगा सकता है ना कंज्यूमर तुम्हारा, पता है कोई भी कितना ही बड़ा बिजनेस हो, कंज्यूमर का आपने ही तो बोला ना रिव्यू पॉलिसी। आपकी वेबसाइट पे रिव्यू वाला आपने सेक्शन ओपन करके रखा है, इतना गंदा गंदा रिव्यूज मिलेगा। और बहुत से लोग, मैं भी बहुत सी चीजें, अगर आपको आप भी कोई मूवी भी देखने चाहोगे तो रिव्यूज देख के जाते हो ना, ठीक है। कोई भी चीज परचेस करने से पहले आप रिव्यू देखते हो ना, तो कस्टमर अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, अगर वो बैड रिव्यूज देगा, तो बहुत से कस्टमर्स जो रिव्यू के थ्रू आते हैं वो लोग तो आपसे परचेस करेंगे नहीं ना कमोडिटी। इसलिए कस्टमर के हिसाब से पॉलिसीज बनाओ, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच रहो, वरना यू विल बी द आउट ऑफ द मार्केट। तो ये सारी एक्सपेक्टेशन आजकल बढ़ गई है फ्रॉम द कस्टमर्स और फ्रॉम द सोसाइटी टूवर्ड्स द बिजनेस। समझ में आया क्या? आपको एक शॉर्ट नोट आ सकता है, फिर एक जस्टिफाई आ सकता है कि देयर आर वेरियस नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ऐसा बोलेंगे, एक्सप्लेन या फिर जस्टिफाई, ठीक है। तो आपको 5 से 6 पॉइंट लिखने आना चाहिए। क्लियर है क्या? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशन, जैसे कस्टमर्स आजकल बहुत अवेयर और एजुकेटेड हो गए, स्मार्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। चलो
बहुत यू आर वेरी चालाक ब्रो वाला सीन होते जा रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड मास मीडिया एंड इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन द मार्केट, ठीक है। मार्केट में कॉम्पिटिशन तो हर सेक्टर में बढ़ गया है। पहले स्विगी आया था, बाद में पीछे पीछे जोमेटो भी आ गया, ठीक है। टोमेटो बोल रहा था, जोमेटो भी आता गया। ऐसे करते करते बहुत से ऐप्स आ गए, ठीक है। चलो, development of education and mass media and increasing competition in the market have made the consumers conscious of their rights and powers in determining market forces. So, line is very important. Business enterprise have to follow consumer oriented approach in order to sustain in the market. Otherwise, they will be wiped out. समझ में आया क्या? चलो, ये थे हमारे 7 पॉइंट्स। हमको सर बाकी के पॉइंट्स नहीं करने क्या? देखो, बाकी के पॉइंट्स अगर आप देखोगे ना तो मोर और लेस सेम है। जैसे लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल, ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया जो हमने किया था, ठीक है। हमको 7 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। क्या ये चैप्टर बहुत कम वेटेज का है, इसका मतलब हम छोड़ेंगे तो नहीं, करेंगे, पर हम लोग इसका सिलेक्टिव अप्रोच के हिसाब से करेंगे, ठीक है। देखो, बोर्ड एग्जाम बेसिकली ऐसे एग्जाम होती है ना कि आपको ना वहाँ पे बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कितना पढ़ना है। यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट इट। सब पढ़ोगे, इट इज नॉट गोइंग टू गेट यू 90 मार्क्स। यू हैव टू स्टडी करेक्ट एंड स्टडी स्मार्ट, एंड ऑन दैट अप्रोच यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। समझ में आया क्या? आप सब बोर्ड, आप पूरा पता है कि पूरा मॉड्यूल पढ़ते जाओगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे, पूरे चैप्टर्स, सब दैट इज नॉट गोइंग टू फेच यू मोर मार्क्स। यू हैव टू बी वेरी कंसाइज। इसीलिए देखो, ये चीज मेरे को पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को सर फिर कितना पढ़े, इसीलिए मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे यूट्यूब शॉर्ट्स करके, वहाँ पे हर एक चैप्टर वाइज सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर ओसीएम का स्ट्रैटेजी, और इंपॉर्टेंट चैप्टर में एवरी चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले, उतना भी करके जाओगे, इट इज वेरी मच इनफ। समझ में आया क्या? लेट्स गो। और मैं कुछ मेरे जो पर्सनल नोट्स हैं 2-3 चैप्टर्स के, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यू कैन हैव इट एंड स्टडी वेल। समझ में आया क्या? पढ़ते रहो, बहुत कम दिन बचे हैं, रिवाइज करते रहो। अगर लेक्चर देखोगे, इतना तो मेरा गारंटी है लेक्चर के साथ साथ हो जाएगा। और ओसीएम एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको ना रटना नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। स्क्रीमिंग इट वेरी लाउड, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। समझ में आया क्या? राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। 10 बार बोलूंगा क्योंकि ऐसा ही ओसीएम का पेपर लिखा जाता है। समझ में आया क्या? समझो लिखो, समझो लिखो। जितने एग्जाम्पल बोले उतना एग्जाम्पल के साथ लिखोगे, चेरी ऑन द केक वाला मार्क्स मिलेगा। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सो दिस आंसर एंड्स हियर, ठीक है। बाकी के सब तुम हेड पॉइंट्स भी देखोगे तो भी चलेगा। अब मेरे 7 पॉइंट्स के सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? चलो, सबसे पहला पॉइंट बोलता हूँ, चिल्ला के बोलो, घर पे बौखला से नीचे कि बच्चा क्या भौंक के जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। सेकंड कौन सा था मुझे बताओ, फटाक से बताओ, चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी। थर्ड कौन सा था? रेपुटेशन। फोर्थ कौन सा था? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। फिफ्थ कौन सा था? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिक्स्थ अपना कौन सा था कि फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियन, ठीक है, और ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। समझ में आया क्या? अच्छे से क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट आंसर की तरफ, ठीक है। चलो, सो अभी नीड्स एंड इंपॉर्टेंस के बाद सो विल स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर का, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस किसके टुवर्ड्स, किसके? एम्प्लॉइज। ठीक है, टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। सबसे पहला पॉइंट मुझे बताओ, सबसे पहला पॉइंट है ना, ठीक है। अभी इसके पॉइंटर से चालू करेंगे। मुझे बताओ, एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज, कोई भी बिजनेस, मुझे बताओ कोई भी बिजनेस है तो छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो। फॉर एग्जांपल अपन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स भी छोटा बिजनेस है, उसमें भी तो नट्टू काका और बागा है ना, मतलब वो कौन है? एम्प्लॉइज यू है। मतलब कोई भी कंपनी लो, कोई भी बिजनेस से लो, उसमें एम्प्लॉइज होते हैं। और एम्प्लॉइज कौन होते हैं पता है? एम्प्लॉइज होते हैं बिजनेस के असेट्स। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? बिजनेस के असेट। एम्प्लॉइज के बिना बिजनेस अधूरा है। विदाउट एम्प्लॉय, मुझे बताओ एक अकेला बिजनेसमैन कि क्या ही काम कर लेगा? क्या वो फाइनेंस की तरफ देखेगा, बिजनेस संभालने उसकी तरफ देखेगा, कि बाकी का काम करेगा? तो उसके लिए, कोई भी बिजनेस के लिए एम्प्लॉयज की गरज बहुत होती है, ठीक है। एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज आर द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एम्प्लॉयज आर द ह्यूमन रिसोर्सेस। सही सुना आपने, सारी चीजें मशीन नहीं करती। आप बोलोगे सर मशीन आ गई तो, हाँ, पर मशीन चालू करने के लिए इंसान तो चाहिए ना, तो इसीलिए बोलते हैं एम्प्लॉयज आर द ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो मार्किंग लेना शुरू करो। पहले इसके कोई भी आंसर चालू करने से पहले ना आपको 2 लाइन का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है। उससे क्या ना इम्पैक्ट में थोड़ा अच्छा पड़ता है। समझ में आया क्या? चलो अपन चालू करते हैं। पेज नंबर आपका 117 होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज देखो, पहले ये लोग लाइन ढापा मेरा, एम्प्लॉइज आर द ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में? एम्प्लॉइज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या है ना, इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी में काम करने के लिए। समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉइज देखो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिजनेस का एस्पेक्ट होते हैं, बिजनेस का पार्ट होते हैं। क्या उनको ये चल रहे, ये हट रहे, ऐसी भाषा आप यूज करोगे क्या? नहीं।
दे शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एज वेल एज डिग्निटी। डिसरिस्पेक्ट नहीं करने का, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको डिग्निटी से बात करना चाहिए, ठीक है। दे मस्ट बी गिवन सच अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन द कंपनी कि उनको फील हो भाई अपनी कंपनी बहुत अच्छी अपनी इज्जत करती है, फिर है ना उनको काम करने का मन भी करता है। समझ में आया क्या? सबसे पहले एम्प्लॉइज आर द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट एम्प्लॉइज आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। समझा क्या? 3 पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन बना। चल 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 फटाफट 3 पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन बोल। एवरी एम्प्लॉय इज द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, समझा? नेक्स्ट एम्प्लॉइज आर द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इंट्रोडक्शन का पॉइंट। और तीसरा एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। क्लियर है क्या? 3 पॉइंट अच्छे से दिमाग में छप गए, याद करो। एम्प्लॉइज आर द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, employees are the human resource of the organization and employees must be treated with respect and dignity। क्लियर हुआ क्या? चलो अभी अपन चालू करेंगे। इतना इंट्रोडक्शन लिखने के बाद अभी आपको पता है आंसर कैसे लिखने का, ठीक है? चलो मैं आपको बता ही देता हूँ अभी आंसर का कैसे लिखने का। कोई भी आंसर, जैसे अपन एम्प्लॉइज और आंसर लिखेंगे, कोई भी आंसर जो 4 मार्क के लिए आया तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे, ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन नंबर होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अपन ले लेते हैं, उसका आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हो तो फर्स्ट, ठीक है, आप आंसर करोगे और सबसे पहले आप लिखोगे रोमन नंबर 1, ठीक है, लिखोगे इंट्रोडक्शन या फिर मीनिंग जो भी होगा। आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, डबल अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपन जो एम्प्लॉइज वाला पॉइंट था वो 3 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे और कहां से चालू करेंगे? चलो लिख के बताता हूँ। एम्प्लॉइज यहां से नहीं, यहां से चालू करोगे। एम्प्लॉइज आर द assets of the organization, और ऐसे ही बाकी के 2 पॉइंट लिखोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखोगे फॉलोइंग आर द, रोमन नंबर 2 लिख के फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards employees। क्लियर है? और पॉइंट नंबर 1 करके 2 3 4, ठीक है सर। 4 मार्क के लिए तो कितना पॉइंट लिखने का? 6 और 6 पॉइंट लिखने का, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 4 मार्क के लिए 6 पॉइंट लिखने, बस 6 पॉइंट। अब ध्यान सुनिए, 6 पॉइंट का विद एक्सप्लेनेशन लिखोगे और 7वां और 8वां बस HP, मतलब क्या? हेड पॉइंट्स। तो इससे क्या समझेगा मॉडरेटर को कि भैया 4 मार्क का है, इसके वैसे तो आंसर पूरा आता है, इसलिए इधर इसने क्या हेड पॉइंट्स मेंशन करके रखा है। समझा क्या? अभी आप पूरे 6 पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो 7 और 8 सिर्फ क्या करोगे? आप क्या करोगे? हेड पॉइंट लिखोगे। आंसर खत्म होने के बाद लास्ट लाइन लिखोगे हेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। हेंस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एम्प्लॉइज। RTE नहीं रे, हेंस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, ठीक है। इधर मेरे को स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिखा। समझा क्या? इस वे में आपका अगर आंसर होगा ना 4 में से 3.5 कंफर्म मिलेगा, और बेस्ट हैंड राइटिंग वगैरह होगा तो आपको 4 में से 4 तो कंफर्म मिलेगा। क्लियर है क्या? चलो अभी अपन आंसर को चालू करते हैं। आंसर को चालू करने से पहले फटाक से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एम्प्लॉइज आर द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझा? एम्प्लॉइज आर द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पॉइंट। और एम्प्लॉइज, एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। क्लियर है? चलो सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहला पॉइंट इसमें है ना, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें कौन सा है? जॉब सिक्योरिटी। अभी मुझे बताओ, कोई बंदा, किसी को मैंने अपॉइंट किया, ठीक है, उसको पता ही नहीं कि मैं इधर रहने वाला हूँ नहीं रहने वाला हूँ, कितने दिन के लिए मुझे लगा है। अगर मुझे बताओ एक बंदा है जिसको मैंने बोल दिया कि भाई तू ही इधर काम करने वाला है, तेरे को कंपनी में काम करने वाला, तो भाई उसको क्या हाँ भाई मैं इधर का परमानेंट एम्प्लॉय अभी जी जान लगा के काम करूंगा, और मैं प्रमोशन के लिए, आपको पता है ना प्रमोशन परमानेंट एम्प्लॉयज को ही मिलता है, टेम्पोररी एम्प्लॉयज को प्रमोशन कभी नहीं मिलता है। तो अगर उसको पता होगा कि मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ तो प्रमोशन के लिए काम करेगा, मतलब क्या, उसको एक जॉब सिक्योरिटी रहेगा। ऐसे टांग की तलवार उसके सिर पे नहीं रहेगी, मतलब प्रॉपरली काम करेगा एकदम अच्छे से, अपने 100% अपने टास्क में, जॉब में, ग्रुप के साथ प्रॉपरली वो काम करते रहेगा। ठीक है क्या? तो जॉब सिक्योरिटी देना एम्प्लॉयज को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट एम्प्लॉयज बहुत मोटिवेटेड होते हैं कंपनी के लिए अच्छे से काम करने के लिए। समझा क्या? चलो ठीक है, अब अपन इसका मार्किंग करते हैं और आगे देखते जाते हैं। पेज नंबर 117 पे आइए।
सिक्योरिटी ऑफ जॉब प्रोवाइड्स मेंटल पीस एंड एम्प्लॉयज कैन वर्क विद फुल डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन। आपका मेंटल पीस बना रहेगा, आपको हमेशा पता रहेगा कि भाई ये मेरी कंपनी है, बराबर, मतलब मैं इस कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मेरा जॉब सिक्योर्ड है और मैं फुल डेडिकेशन और कंसंट्रेशन से काम करता हूँ। मेरे को और चीज सोचनी नहीं है कि मेरे को निकाल दिया तो या फिर क्या हो गया, ये सब चीज होगा ही नहीं अगर कोई एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी दे दिया। समझ में आया क्या? जॉब सिक्योरिटी में देखिए क्या होता है, बेसिकली होता है कि एम्प्लॉयज को बहुत मेंटल पीस होता है कि वो अपन प्रॉपर्ली काम कर पाएगा और पूरा डेडिकेशन और पूरे कंसंट्रेशन के साथ वो काम पे फोकस करता है, ना कि मेरे को निकाल दिया या फिर मेरे को निकाल देंगे तो क्या। समझ में आया क्या? तो जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। क्लियर है? चलो मार्किंग ले लो। Security of job provides mental peace and employees can work with full dedication and concentration. Employees can work with full dedication and concentration. Dedication and concentration. Clear है? आगे बढ़ो। Commitment with the work will raise their morale and loyalty towards the organization. अगर उनको कमिटमेंट दे दिया कि भाई देख तू ऐसे प्रकार से काम कर, फिर ये स्टेप फॉलो करके काम कर, हम लोग तेरे को और प्रमोशन है, फिर और तेरे को पे दे देंगे। मतलब उसको एक टारगेट सेट करके दिया, मतलब क्या किया, उसको एक टारगेट सेट करके दिया। अब वो हमेशा पंप होएगा कि मेरे को एक टारगेट सेट करना है, सो दैट मेरा ना एक है ना इज्जत बन जाएगा कंपनी में। समझ में आया? ये होता है जॉब सिक्योरिटी के टर्म। समझ में आया क्या? चलो जॉब सिक्योरिटी समझ में आया अच्छे से। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फेयर रेम्यूनरेशन। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एम्प्लॉयज को लगता है कि भाई मेरे से इतना घिसा के ले रहे हैं, मेरे से ना बहुत काम करवा के ले रहे हैं, पर मेरे को ना फेयर रेम्यूनरेशन देते ही नहीं है। मतलब मैं जहाँ पे जाके काम करता हूँ, मेरे को ऐसे बहुत से एम्प्लॉयज सोचते हैं कि देखो कि मेरे से ना यहाँ पे इतना काम करके लिया, 8 से 10 काम करके लिया, 10 घंटा 8 घंटा इतना काम करता हूँ, इस कंपनी के हित के लिए इतना अच्छा काम करता हूँ, फिर भी मेरे को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है। फिर एम्प्लॉयज क्या करते हैं, थोड़े दिन उस पर काम करते हैं और बाद में वहां से जॉब छोड़ देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा ध्यान देना चाहिए, बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज को जितना भी रेम्यूनरेशन बनता है, मतलब फेयर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करने का। समझ में आया क्या? फेयर रेम्यूनरेशन मतलब क्या? समझो, अगर कोई एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा काम करता है तो उसको बेसिक सैलरी तो देने का, प्लस जितना ओवर टाइम करते हैं उसका ओवर टाइम वाला सैलरी भी देने का। उनको ना मोटिवेशन के लिए बोनसेस, या फिर अगर कोई ज्यादा काम करेगा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसे करके बहुत चीजें रेम्यूनरेशन के साथ साथ इंसेंटिव्स, बोनस अगर प्रोवाइड करोगे तो एम्प्लॉयज बहुत मोटिवेट होंगे कि मैं और अच्छे से काम करूं, सो दैट मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा बढ़ेगा और मेरे को और अच्छा प्रकार का रेम्यूनरेशन मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो फेयर रेम्यूनरेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑब्जर्व्ड एंड फेयर रेम्यूनरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम। लोगों को सबको फेयर रेम्यूनरेशन देने का, आप इसमें कोई भी नेपोटिज्म या फिर फेवरिज्म होना नहीं चाहिए। ये मेरा फेवरेट एम्प्लॉय है तो उसको ज्यादा देने का, ये मेरा फेवरेट एम्प्लॉय नहीं है तो उसको कम देने का, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के एफर्ट्स के ऊपर और वर्क के ऊपर डिपेंड करना चाहिए उसको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा। और रेम्यूनरेशन के साथ साथ उसको बहुत से इंसेंटिव्स, बोनसेस और जैसे कि अभी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, ऐसे सारे अवार्ड दोगे तो एम्प्लॉय बहुत मोटिवेट होगा काम करने के लिए। समझा क्या? ये अपना सेकंड पॉइंट था, फेयर रेम्यूनरेशन। तो फेयर रेम्यूनरेशन का मार्किंग ले लो। The business should pay attractive salaries to all their employees. Other incentives like bonus, overtime allowance, etc. should be given to them. A remuneration should be fixed according to the nature of work. जैसा उसका काम उसको उतना सैलरी। समझ में आया क्या? सबका सैलरी सेम नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं चलेगा। मतलब आप क्या बोलते हो, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसको भी 10,000 देने का और जो टॉप मैनेजमेंट में काम करते हैं उसको भी 10,000, ऐसा होएगा क्या? नहीं, जैसा काम वैसा दाम। समझ में आया क्या? रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क दे डू। क्लियर है? सिर्फ सैलरी देने का क्या नहीं, अट्रैक्टिव सैलरी देने का, उसके साथ साथ बोनस, बराबर, फिर ओवर टाइम किया तो ओवर टाइम अलाउंस। क्लियर है क्या? और बहुत से इंसेंटिव्स। समझा क्या? चलो, सबसे पहला पॉइंट अपन ने कौन सा किया, जॉब सिक्योरिटी, और सेकंड पे अपन ने कौन सा किया, फेयर रेम्यूनरेशन। क्लियर है? पहला कौन सा किया, जॉब सिक्योरिटी, दूसरा कौन सा किया, फेयर रेम्यूनरेशन, दूसरा कौन सा किया, दूसरा फेयर रेम्यूनरेशन। समझा क्या? चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने 2 पॉइंट कर चुके हैं। पहला पॉइंट कौन सा किया, जॉब सिक्योरिटी, और दूसरा भी अपन ने कौन सा खत्म कर लिया, फेयर रेम्यूनरेशन। अब तीसरा अपन करेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, अभी कोई भी जगह पे देखो एम्प्लॉयज को ना, एक एम्प्लॉयज देखो बेसिकली कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी में अगर एम्प्लॉयज के जो सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें या फिर वर्किंग एरिया है ना, उसमें प्रॉपर वर्किंग कंडीशन उनको देनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। जैसे उनके लिए अगर आपने कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करके रखी है तो देखो भाई वो कैंटीन फैसिलिटी प्रॉपर है कि नहीं, उसमें जो मतलब कि खाना मिलता है उसमें चूहे दौड़ते हैं,
उसमें छिपकली गिरती है, तो ये क्या ही मतलब प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर है ही नहीं। खाना खाया, ठीक है, लगा कड़ी पत्ता है, बाद में पता चला कि कॉकरोच निकला, तो ये सारे हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर कैसे हुए? तो कंपनी ने क्या करना चाहिए, कंपनी ने क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, कंपनी ने क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। एम्प्लॉयज की हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जहाँ पे बोलते ना कि बॉक्स बनते हैं, कटर मशीन है, तो वहाँ पे ना बहुत से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जैसे कि फेंसिंग होना चाहिए, मशीन को प्रॉपर्ली फेंसिंग होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे कॉशन वॉशन लिखा रहना चाहिए। फिर अगर मतलब बोलते हैं कि अगर खुदा ना खासा कुछ हो पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, बराबर। हर एक कंपनी में, हर एक फैक्ट्री में मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, सो दैट क्या एम्प्लॉय की कुछ हेल्थ को या फिर कुछ होना, सबसे पहले सेफ्टी मेजर्स हमेशा अवेलेबल रहे। अगर कुछ हो गया तो बराबर तब हम नहीं करेंगे, ऑलरेडी कंपनी ने रेडी रहना चाहिए विद हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, बराबर। क्या प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी होना चाहिए, और प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी होना चाहिए, समझ में आया क्या? एक वर्किंग कंडीशन कैसा होना चाहिए, प्लस प्रॉपर होना चाहिए, प्लस हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स के ऊपर कंपनी ने बहुत ध्यान देना चाहिए, बराबर। क्योंकि हमने पहले लाइन में पढ़ा था, एम्प्लॉयज आर द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। एम्प्लॉयज को अपने जैसा ट्रीट करना चाहिए, ठीक है क्या? चलो, उनको जो वर्किंग कंडीशन में जो काम करने हैं तो वो भी बेस्ट होने चाहिए। वैसे तो मैंने 2 पॉइंट एक साथ एक्सप्लेन कर दिए, फिर भी मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा वो वाला पॉइंट। आ जाओ, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉयज। देखो, जो वॉशरूम फैसिलिटीज ये सब आप देते हो, ठीक है, वॉशरूम और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, वो प्रॉपर्ली हेल्थ हाइजीन होनी चाहिए, ठीक है, क्लीन होनी चाहिए, वॉशरूम, टॉयलेट, ठीक है। चलो, कैंटीन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज एंड प्रॉपर सैनिटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। जैसे देखो, कैंटीन मैंने जैसे बोला कि कैंटीन आपने चालू तो करके रखा, पर देखो तो कि वो कैंटीन प्रॉपर है या नहीं, बराबर। उसमें क्लीनिनेस है या नहीं, लोग खाने वाले हैं, बराबर। तो उसमें प्रॉपर्ली हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी ही चाहिए। अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना कि छोटा मोटा ऐसा किसी भी इंसान को या फिर किसी भी एम्प्लॉय को या फिर किसी भी वर्कर को कुछ ना कुछ डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए तुरंत उसको मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल करके देनी चाहिए। सो ऑलरेडी मेडिकल फैसिलिटी जैसे फर्स्ट एड बॉक्स, ऐसी सारी सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन। सैनिटेशन मतलब क्या? प्रॉपर क्लीनलीनेस होना चाहिए, जहाँ पे आप काम कर रहे हो डस्ट फ्यूम ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एरिया होना चाहिए जिससे एम्प्लॉयज के बोलते हैं ना कि काम करने के लिए भी मन करे, एकदम गंदा एरिया नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो आगे बढ़ते हैं, तो आपको मार्किंग कहाँ से कहाँ तक लेनी है? बिजनेस शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ एम्प्लॉयज, फर्स्ट पॉइंट। कैंटीन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज एंड प्रॉपर सैनिटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स, ठीक है, उधर तक लेना है। और नीचे देखो, सेफ्टी में क्या क्या देना चाहिए? हैंड ग्लव्स। पता है, अगर आप कोई ऐसी कंपनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप फायर क्रैकर्स बनाते हो, ठीक है, आप कौन से का फायर क्रैकर्स बनाते हो, तो फायर क्रैकर्स बेसिकली जो उसमें जो बारूद होता है, ठीक है, जो उसके अंदर जो पाउडर होता है, उसको डील करने के लिए दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, बराबर। तो प्रॉपर मास्क देना चाहिए उस उधर जो काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को, ग्लव्स देना चाहिए, फिर बोलते हैं ना कि ग्लेयर्स मतलब चश्मा, ये सब देना चाहिए, ठीक है, गॉगल्स देने चाहिए। चलो एग्जांपल देखते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स, सेफ्टी शूज, हेलमेट, गॉगल, गूगल नहीं है वो, गॉगल, मास्क एक्सेट्रा शुड बी प्रोवाइडेड टू कंसर्न एम्प्लॉयज, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉयज ऐसे हजार्डस नेचर के प्रोडक्ट में डील करते हैं, उनको प्रॉपर्ली हेलमेट देना चाहिए, ग्लव्स देने चाहिए, मास्क देना चाहिए, गॉगल्स देना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। समझा क्या? सबसे पहला पॉइंट कौन सा? जॉब सिक्योरिटी। सेकंड कौन सा क्या अपने? फेयर रेम्यूनरेशन। तीसरा अपन ने कौन सा क्या? हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। समझा? अभी नेक्स्ट पॉइंट है, उसी को लग के प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। देखो, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन या कि गुड वर्किंग कंडीशन, ये मैंने आपको बोलते बोलते एक्सप्लेन कर दिया। देखो, अब जहाँ पे भी काम करते हैं एम्प्लॉय, जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। ऐसा चुकबुक डिस्को लाइट में काम करेंगे क्या? नहीं, बराबर। प्रॉपर है ना एसी वाला एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी होना चाहिए। फिर प्रॉपर है ना, प्रॉपर वेंटिलेशन फैसिलिटी होना चाहिए, उनको प्रॉपर्ली एम्प्लॉयज को गर्म नहीं होते रहना चाहिए, ठीक है। एकदम पूरा बोलते हैं ना कि वर्किंग कंडीशन में बहुत ऐसे पॉजिटिव वाइब जैसा होना चाहिए, सो दैट क्या होता है ना, एम्प्लॉयज का ना काम करने का ना मोटिवेटेड रहते हैं, बराबर। क्या फिर जो वर्किंग कंडीशन में थे वो क्लीन तो रहनी ही चाहिए। समझ में आया? मार्किंग ले लेते उसका। The employees should be provided with good working conditions such as adequate lighting. लाइटिंग होना चाहिए, समझ में? डिम लाइट में काम करने का मजा आएगा ही नहीं एम्प्लॉयज को, ठीक है। उनको एकदम प्रॉपर लाइटिंग देना चाहिए, ओवर लाइटिंग में देना चाहिए, अंडर लाइटिंग में देना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग फैसिलिटी, एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट लाइटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। वेंटिलेशन होना चाहिए, वेंटिलेशन मतलब प्रॉपर इन एंड आउट ऑफ एयर, ठीक है। चलो, फिर नेसेसरी स्टेप शुड बी टेकन टुवर्ड एयर वाटर एंड साउंड पोल्यूशन। हाँ, लोग जहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे कोई भी पोल्यूशन वाला सिचुएशन एंटर नहीं होना चाहिए।
फिर उनको क्या होगा, उनके काम करने के ना प्रोसेस में ना हैम्पर करेगा, उनको डिस्टर्ब करेगा। समझ में आया क्या? तो एम्प्लॉय मस्ट बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशंस। क्लियर? एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशन। एम्प्लॉयज मस्ट बी प्रोवाइडेड विद गुड वर्किंग कंडीशन सच एज air conditioning facility, yes, drinking water facility, yes, and ventilation facility, etc. समझा क्या? Employee must be provided with good working conditions such as ventilation facility, yes, air conditioning facility, and drinking water facility. समझा? और बाद में end of thinking capacity, etc. समझा क्या? चलो अभी अपन आगे बढ़ते जाएंगे। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मैंने क्या कहा था वो पॉइंट अभी अपन जस्ट करके रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। कोई भी बिजनेसमैन है ना, कोई भी बिजनेसमैन फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन, अभी मैंने जैसे बताया ना टॉप मिडिल और लोअर, पता है लोअर लेवल पे जो फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं ना, फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने ना सब लोग मिलके एक यूनियन क्रिएट करते हैं। मतलब कुछ भी होगा ना, ये लोग सब लोग मिलके वर्कर्स के कोई भी एक मतलब कोई भी वर्कर्स मतलब पता ना कि सब वर्कर्स मिलके ना एक यूनियन प्रोवाइड बनाते हैं या फिर ग्रुप बनाते हैं। कुछ भी होगा ना तो सब लोग साथ में एकजुट होके ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो भी ओनर है उसके प्रति क्या करते हैं, लोग स्ट्राइक करते हैं या फिर अपने डिमांड्स को रखते हैं। ठीक है, चलो तो बिजनेसमैन ने कभी भी ना लोगों को ना जो एम्प्लॉयज है फिर वर्कर्स है उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। समझ में? एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड एंड रूल वाला गेम कभी प्ले नहीं करना चाहिए। समझ में है क्या? उन्होंने बोलना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, भाई तुमको ट्रेड यूनियन बनाना है तो बनाओ और हम लोग हमेशा आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये केस हो गया हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो गया। आपको एम्प्लॉयज के बीच में डिवाइड एंड रूल का गेम कभी नहीं प्ले करना चाहिए। समझ में? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज एक साथ आके एक साथ मिलके अगर वे कलोसियम बनाते या फिर ये लोग एक ग्रुप बनाते देन एम्प्लॉयर हैज हार्डली इट्स टाइम हैज स्टार्टेड टू डन, मतलब अब वाइप आउट होना शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, एक साथ मिलके ये लोग सीधा स्ट्राइक करेंगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। चलो अपन देखते हैं इसमें क्या बोला है। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। देखो मुझे बताओ ट्रेड यूनियन बनाने की या फिर ट्रेड यूनियन एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपरली लोगों को जितना काम करवा के लेते हो उतना उनको पैसा देते हो। बराबर? लोग झगड़ा क्यों करेंगे? अगर आप प्रॉपरली उनका पैसा दे दोगे तो लोग आपसे अच्छे से रहेंगे ना, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगा। फिर एम्प्लॉयर मस्ट रिकॉग्नाइज वर्कर्स टू राइट टू जॉइन द ट्रेड यूनियन। एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉयज को बोलने का नहीं, ए भाई तू ट्रेड यूनियन ज्वाइन मत कर, तू ट्रेड यूनियन ज्वाइन मत कर, ट्रेड यूनियन मत बनाओ, ऐसा नहीं बोल सकता। उसने देखा जब बनाओ चलेगा, ट्रेड यूनियन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्प्लॉयर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम फॉर्मिंग ट्रेड यूनियन। समझा? कोई भी एम्प्लॉयज को ट्रेड यूनियन बनाने से मना नहीं करना चाहिए। कौन? एम्प्लॉयर। क्लियर है क्या? समझा? आगे बढ़ते हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुड नॉट बी फॉलोड। समझा? उधर तक ले लो। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब क्या? एम्प्लॉयज के बीच में क्या करना है, कुछ एम्प्लॉयज को ज्यादा पे दिया तो उनको ऐसे बोल दे कि देखो अभी मेरे अगेंस्ट नहीं जाने का, और कुछ एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे रहा। अभी एम्प्लॉयज के बीच में तुमने दरार पैदा कर दी ना, ये कभी नहीं करना चाहिए एम्प्लॉयर ने। समझ में? सबसे पहले ट्रेड यूनियन पॉलिसी बनाने के लिए लोगों को किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने का, बनाने के लिए बोला ट्रेड यूनियन बनाना है बनाओ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कभी भी खेलने का नहीं। किसने? एम्प्लॉयर ने। समझा? इतना समझा? सो अब तक अपन ने देख लिया बेसिकली अपने कितने पॉइंट्स के, 5 पॉइंट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले अपन ने कौन सा किया? जॉब सिक्योरिटी। सेकंड अपन ने कौन सा किया? फेयर रेम्यूनरेशन। तीसरा पॉइंट अपन ने कौन सा किया? प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स एंड गुड वर्किंग कंडीशंस, और रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, 5 वाला पॉइंट। अभी अपन करेंगे 6th पॉइंट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द 6th पॉइंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाले पॉइंट में क्या बोला गया है ना बच्चा, अभी कोई भी एम्प्लॉय जब पहली बार कंपनी में आता है, सबसे पहले ना उसको वर्क कल्चर के बारे में बताया जाना चाहिए, उसको ना एजुकेशन देना चाहिए कि एक्चुअली तुम्हारा काम क्या है। बराबर? उसके बाद नए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पहले देनी चाहिए। बराबर? इस काम को कैसे करना है, इस काम को करने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है। समझ में आया क्या? तो जब अपन उसको एजुकेशन देंगे और ट्रेनिंग देंगे तब उस एम्प्लॉय को पता चलेगा एक्चुअली उससे क्या एक्सपेक्टेड है, एक्चुअली कौन सा और किस प्रकार काम करना चाहिए। समझ में आया क्या? तो हर एक एम्प्लॉयज को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए कि एक्चुअली उससे काम क्या एक्सपेक्टेड है, उसको कौन सा काम करना है और किस प्रकार, व्हाट द स्टेप शुड बी फॉलोड फॉर डूइंग पर्टिकुलर टास्क। समझ में आया क्या? चलो लेट्स कम एंड टेक द मार्किंग। ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट एम्प्लॉयज। सबसे पहले एम्प्लॉयज को एजुकेट करो, बताओ उनको उनसे क्या एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उनको बताओ वर्क कल्चर कैसे है, फिर कैसे काम करना है। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट टू एजुकेट एम्प्लॉयज। गाइडेंस एंड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन, जॉब इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज कंडक्टेड टू कीप एम्प्लॉयज अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ध्यान से देखो, अब कहां से कहां तक लोगे? ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट से लेके नेक्स्ट टाइम तक ट्रेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ जॉब इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग तक। ठीक है, वहां तक ले लो। ठीक है, फिर लास्ट लाइन, ट्रेनिंग मेक्स एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंट एंड आल्सो इंक्रीज देयर एफिशिएंसी।
सबसे पहले मुझे बताओ, अगर जब तक आपको अगर आपके काम के बारे में पता नहीं होगा तो आप में कॉन्फिडेंस किससे आएगा? अगर आपको पता है आपका क्या काम है और आपको मेथोडोलॉजी भी समझ में आ गया, तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई मेरे को पता है मेरे को मेरा काम कैसे करने का है, क्योंकि मेरे को एक प्रोसेस समझ में आ गया है, मेरे को पता है कैसे प्रकार से इस काम को करने का है। समझ में? ट्रेनिंग और एजुकेशन से क्या होता है बंदे में या फिर एम्प्लॉयज में क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। क्लियर हुआ क्या? चलो, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डन। अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, ठीक है? वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। अब ध्यान से सुनो, जैसे पहली लाइन में मैंने बोला था एम्प्लॉयज आर द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या बोला था, एम्प्लॉयज आर द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वैसे मतलब आप एम्प्लॉय को इतना इंपॉर्टेंस देते हो, एम्प्लॉय को इतना इंपॉर्टेंस देते हो, तो उनका बात भी तो सुनो ना। नहीं समझो? ना सुनो। कंपनी में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, चलो आपको बताता हूँ। कंपनी में टॉप लेवल 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है? टॉप, ठीक है, मिडिल और बॉटम, 3 लेवल ऑफ। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज, अब लोअर लेवल एम्प्लॉयज बेसिकली ना फेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अभी देखो जैसे सेल्समैन, अभी जो सेल्स एम्प्लॉयज हैं वो लोग एक्चुअली प्रोडक्ट को बेचते हैं, उनको ज्यादा नॉलेज होता है कि कस्टमर के क्या एक्सपेक्टेशन है प्रोडक्ट से, उनको कौन से प्राइस पे प्रोडक्ट चाहिए, उनको प्रोडक्ट में कौन से गुण चाहिए, उनको प्रोडक्ट के साथ कौन सा डिस्काउंट चाहिए। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन ना जो भी एम्प्लॉयज व्यू पॉइंट है ना, व्यू पॉइंट उनको हैप्पीली वेलकम करना चाहिए। बरोबर? मतलब क्या, कभी भी बड़े बड़े डिसीजन है ना, बड़े बड़े डिसीजन जो मैनेजमेंट खुद अपने आप में बैठ के लेते हैं, बट उनको एक्चुअली छोटे छोटे जो लेवल पे लोअर लेवल एम्प्लॉयज उनको पूछना चाहिए। क्यों? पता है, एक्चुअली प्रोडक्ट वो बेचते हैं, उनको बेचने के वक्त पता है कि एक्चुअली कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता क्या है, कस्टमर हमसे चाहता क्या है। समझ में आया क्या? तो कभी भी मैनेजमेंट जब बड़े बड़े प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट के डिसीजन लेता है तो उनको लोअर लेवल या फिर मिडिल लेवल को बोलना चाहिए कि तुम्हारा जो भी व्यू पॉइंट है इट इज हैप्पीली वेलकम और हम इसको कंसिडरेशन में लेंगे। तो बंदे को भी ये लगेगा, एम्प्लॉयज को भी लगेगा कि भाई सही मेरे ये कंपनी अपना भी डिसीजन, अपना भी व्यू पॉइंट कंसिडरेशन में लेता है। समझ में आया क्या? उससे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे अच्छी तरीके से काम करने के लिए, उनको लगेगा भाई अपनी भी थोड़ी इज्जत है। समझ में आया क्या? चलो मार्किंग ले लो। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, worker must be encouraged to take part in management by forming workers committee, suggestion scheme, profit sharing can be encouraged by management। उधर तक ले लो। It will raise their morale and give them a sense of belonging। सेंस ऑफ बिलोंगिंग मतलब घर जैसा लगेगा कि भाई अपनी कंपनी है, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। अभी अगर सामने वाले को देखो, कभी भी ऐसा ही होता है ना, अभी थोड़ा लाइफ लेसन दे रहा हूँ, कभी भी आप सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हो तो उसको लगता है भाई ये मेरे बारे में सोचता है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज के बारे में सोचना चाहिए और एम्प्लॉयज को बोलना चाहिए कि देखो एम्प्लॉयज, आपको जो भी लगता है कंपनी को बढ़ाने के लिए, जो भी आपको स्ट्रेटेजी लगता है, आप बोलो, हम इसको कंसिडरेशन में जरूर लेंगे। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज को लगता है हाँ भाई मेरी भी कुछ कंपनी में इज्जत है, मेरा भी कुछ कोई ना कोई तो सुनता ही है। समझ में आया क्या? चलो, तो हमने कौन सा पॉइंट किया, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले पॉइंट कौन सा किया था हमने, जॉब सिक्योरिटी। सेकंड कौन सा किया था अपने, बताओ मेरे को फटाक से। सेकंड पॉइंट अपन ने किया था फेयर रेम्यूनरेशन। थर्ड अपन ने कौन सा किया था, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स। फोर्थ कौन सा किया था, वर्किंग कंडीशन। फिफ्थ कौन सा किया था, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। इसके पहले अपन ने कौन सा किया था, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और अभी जस्ट अपन ने किया मतलब इनिशिएटिव ऑफ मतलब ना एम्प्लॉयज का लेने का। समझ में, डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट ने एम्प्लॉयज का भी व्यू पॉइंट को कंसिडरेशन में लेने का। क्लियर है क्या? चलो, now the next point is promotion opportunities। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। अभी एम्प्लॉयज को प्रमोशन बोला ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ये बहुत फैंसी वर्ड है कॉर्पोरेट में। प्रमोशन मतलब क्या, बेसिकली देखो आमदनी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है और कुछ नहीं, और पोजीशन के साथ बढ़ती है। समझ में आया क्या? अब जैसे जैसे क्या होता है, देखो एम्प्लॉयज को बताना चाहिए कि हम लोग प्रमोशन स्कीम अपनी कंपनी में देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज को बताना चाहिए अगर तुम लोग ऐसा काम करते हो, ये कंडीशन फुलफिल करते हो, ये सेटिस्फाई करते हो, ऐसे 4-5 कंडीशन प्रमोशन के लिए रिक्वायर्ड है, ये क्वालिफिकेशन है, इतना काम करने का, इस प्रकार काम करने का, क्रिएटिवली काम करने का। अगर आप बता दोगे कि ये करने के बाद आपको प्रमोशन मिलेगा, तो एम्प्लॉयज हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे कि हम लोग क्या करें, प्रमोशन के लिए काम करें। एम्प्लॉयज जी तोड़ लगा देंगे कि भैया अपने को प्रमोशन किसी भी हाल में चाहिए, और लोग में कैसे ना एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस आएगा कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, जिससे मैं अच्छे से काम करूंगा, बहुत अच्छे से काम करूंगा, सो दैट मेरे को फाइनली प्रमोशन मिल ही जाए। क्लियर है क्या? तो पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोशनल स्कीम बता देने का, आपका ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दूसरा, आपका वर्क में इतना लेवल ऑफ डेडिकेशन होना चाहिए। तीसरा, आपने अदर एस्पेक्ट में भी पार्टिसिपेट करना है। मतलब ये सब क्या होगा, एक एम्प्लॉय को डेवलप करेगा कि अपने को इस प्रकार काम करना है, काम करने के लिए काम नहीं करना है, प्रमोशन के लिए काम करना ही है। उनको बाद में पता चलेगा कंपनी का एक्चुअल मोटिव क्या है। ठीक है, मतलब बेसिकली एक एम्प्लॉय को ना पूरा ऐसा डेडिकेटेड हो जाएगा कि कंपनी के लिए काम करना ही करना है, सो दैट मेरे को फाइनली प्रमोशन मिल जाए।
क्लियर है क्या? चलो बता दो, अभी इसका मार्किंग ले लीजिए आप। बिजनेस शुड ऑफर एडुकेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन टू द टैलेंटेड एम्प्लॉयज। जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज हो फिर वो मोटिवेट जाएंगे, भाई मैं तो ये टैलेंटेड हूँ, मतलब मेरे को ये क्वालिफिकेशन एरिया में मैं बैठता हूँ, अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लूंगा तो प्रमोशन अपना ही है, बराबर। तो टैलेंटेड एम्प्लॉय को ना बहुत ऐसा करियर अपॉर्चुनिटीज बिजनेस ने प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब प्रमोशन मतलब बेसिकली पैसे में ही बढ़ोतरी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है तो सीनियर मैनेजमेंट में जाते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव, फिर टॉप लेवल, ही ऐसा प्रमोशन होता है। समझ में? पोजिशन एज वेल एज पैसा दोनों मिलते हैं। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। They should give proper information about qualification, ध्यान से सुनो, skills and experience required to obtain promotion। तो प्रमोशन मिलने के लिए आपको क्या क्या जरूरी है, क्या क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, क्या स्किल्स नेसेसरी है, क्या आपका लेवल ऑफ डेडिकेशन नेसेसरी है, ये सब कंपनी ने ऑलरेडी बता देने का। सो एम्प्लॉयज अकॉर्डिंगली उसके मेहनत करेंगे। समझ में आया क्या? चलो प्रमोशन तक ले लीजिएगा, ऑब्टेन प्रमोशन तक, ठीक है। अभी लास्ट पॉइंट अपने को करने का है प्रॉपर ग्रीवेंस प्रोसीजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग तुम्हारे आंसर्स में पॉइंट होना चाहिए। ग्रीवेंस समझते हो? ग्रीवेंस मतलब, ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट्स। एम्प्लॉयज के लिए ना एक बेसिकली एक सेल होनी चाहिए, मतलब क्या, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो एम्प्लॉयज की कुछ भी आपत्ति हो। भाई एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय नहीं होगा ना कंपनी बंद हो जाएगा, बराबर। तो एम्प्लॉय के लिए ना, एम्प्लॉय का कुछ भी ग्रीवेंस होगा कि एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत हो रहा है कंपनी में, या फिर एम्प्लॉयज के साथ है ना उनका सैलरी नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयज को कंपनी के रिलेटेड कुछ ग्रीवेंसेस है, जैसे कि प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है, कुछ भी अपना कंप्लेंट रहेगा ना तो एक जगह जाके बता पाए, तो उनका ग्रीवेंसेस बहुत मैटर करता है। इसलिए कंपनी ने एक प्रॉपरली ना एक डिपार्टमेंट बना देना है, या फिर कंपनी को जैसा सिस्टम बना देना है जिससे एम्प्लॉयज की सारी कंप्लेंट्स कंपनी को पता चले, और कंपनी ने तुरंत उसकी कंपनी को क्या करे, कंप्लेंट्स को क्या करे, रिड्रेस करे। समझ में? एम्प्लॉयज की जो भी कंप्लेंट्स है उसको सुनने के लिए सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बनाए, फिर एक सेल बनाए, और तुरंत जो भी एम्प्लॉयज की कंप्लेंट है उसको क्या करके सॉल्व करके दे दे, क्योंकि एम्प्लॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बराबर है। एम्प्लॉयज से कुछ भी गलत हो रहा है, उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, कोई भी कंप्लेंट होगा फटाक से उसका सोल्यूशन करवा के दे दे। समझ में आया क्या? तो हमेशा सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने एम्प्लॉइज रिड्रेसल सेल या फिर एम्प्लॉइज ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल करके क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट ओपन करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए जिससे एम्प्लॉइज की कुछ भी आपत्ति होगी वो इजीली सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, आ जाओ अपन मार्किंग लेते हैं। There should be proper grievance procedure to handle employees complaint। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हम क्या करें, एम्प्लॉयज की कंप्लेंट को समझे और उनको क्या करके दे, सोल्यूशन करके दे। ऑल द क्वेरीज मतलब कंप्लेंट्स शुड बी सॉर्टेड क्विकली। भाई सॉर्टेड क्विकली होना चाहिए, एम्प्लॉयज का जो भी कंप्लेंट है दैट मस्ट बी रिसॉर्टेड और इमीडिएटली सॉल्व। क्लियर है क्या? देखो इस प्रकार हमने ना बेसिकली आंसर को कंप्लीट कर लिया है। अभी बेसिकली इस जो लेक्चर का पार्ट है इसमें हमने दो आंसर कंप्लीट किए, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी 3 आंसर डाल दूंगा, और इतना करने के बाद आपको बस इतना ही करना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है, और आपके 5-10 मार्क्स सिक्योर्ड हो गए। ठीक है, चलो बाय।